हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ बहुत ही हेल्पफुल है। और ये जो वीडियो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं, चाहे वो स्टडी करते हैं नॉर्मल 10th में पढ़ रहे हैं, +1 में पढ़ रहे हैं, +2 में पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन इवन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसी सजेशन लेके आया हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी फॉर बेटर अचीवमेंट इन योर एकेडमिक एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स लेके आया हूँ, आपके पास कुछ टिप्स मैं साझी करूँगा जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे हम स्टडी करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें आपको मैं करवाऊँगा हाउ टू स्टडी और हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो देयर आर सम टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी फॉर बेटर रिज़ल्ट। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और चाहे आपकी बोर्ड की क्लास है, चाहे आपकी नॉर्मल आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये जो टिप्स हैं काफ़ी मेरी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए आज इन टिप्स के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ मैंने एनालाइज करके आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप इनका आप यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फॉर बेटर वे हाउ टू स्टडी। आपको एक बेटर वे प्रोवाइड होगा इससे, जिससे आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो यहाँ आपके लिए टिप्स है, जो आपके लिए फर्स्ट हमारी सजेशन है, डेट इज़ मेक ए स्टडी रूम। फर्स्ट आपकी जो प्राइम रिक्वायरमेंट है डेट इज़ मेक ए स्टडी रूम। स्टडी करने का, पढ़ाई करनी है, आपने स्टडी करनी है, बुक्स को पढ़ना है, उसके लिए आपको एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने बेड पे बैठ के स्टडी नहीं करनी, लेटे लेटे स्टडी नहीं करनी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल चेयर का अरेंज करना है। और अगर आपके पास खाली अगर कोई रूम है तो उसको आप एक स्टडी रूम बनाइए, उसको डेकोरेटिव वे में रखिए, उसमें ऐसी चीज़ें लगाइए जो कि स्टडी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, साथ में आप टाइम टेबल लगा दीजिए, पेस्ट कर लीजिए, टाइम टेबल का चार्ट बना के अपनी वॉल के साथ पेस्ट कर दीजिए, चाहे आप कोई मैप पेस्ट कर दीजिए, कुछ ट्रिक पेस्ट कर दीजिए। आपका जो रूम है जहाँ आपने स्टडी करनी है, जो स्टडी रूम है वो एक डेकोरेटिव होना चाहिए। डेकोरेटिव इन द सेंस आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो टिप्स हैं, चाहे आप स्टडी से रिलेटेड बात करें, वो सारी चीज़ें आपको देखते ही वहाँ माहौल बन जाए स्टडी का। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल काम करना है, आपका एक जो रूम है स्टडी रूम वो आपने क्रिएट करना है। तो इसमें आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लाइट्स हैं, लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। सो लाइट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसके लिए। उसके बाद आपके पास टेबल और चेयर। टेबल जो है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट हाइट होनी चाहिए अप टू योर चेस्ट, ताकि आप आराम से पढ़ सकें और आपको झुकना ना पड़े। तो चेयर की भी और आपके टेबल की जो हाइट्स हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। तो ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ये प्राइम एक रिक्वायरमेंट है। तो हो सके अगर आपके पास शेल्फ्स हैं या रैक हैं बुक के लिए, तो अपनी जो बुक्स हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, उसको डेकोरेटिव करके रखिए, पूरा सजा के सामने रखिए, और बुक्स आपके सामने ही पड़ी होनी चाहिए। जो रूम आपने प्रिपेयर करना है, आपका टेबल हो, चेयर हो, और उसके साथ में एक कबर्ड बना लो, चाहे रैक बना लो, जिसमें आप बुक को डेकोरेटिव करके रखो। तो जो फर्स्ट आपके लिए प्राइम सजेशन है डेट इज़ मेक ए स्टडी रूम। उसके बाद जो सेकंड आपके लिए सजेशन है डेट इज़ वेरी वैल्यूएबल, मेक फ्लो चार्ट एंड टेबल्स। फ्लो चार्ट एंड टेबल्स बना के स्टडी करो। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट मेथड है जो स्टडी का, क्योंकि जब आप स्टडी करते हो तो आपके पास जो बुक्स होती हैं काफ़ी हैवी बुक्स होती हैं, काफ़ी कंटेंट लिखा होता है। तो अगर आप उसको एक एक लाइन रीड करते जाओगे तो आपका जो टॉपिक है कवर नहीं होगा जल्दी, और उससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा फ्लो चार्ट या टेबल, उससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपका जो ब्रेन है, आपकी साइकोलॉजी को वो हिट करता है। आपने डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, टेबल बनाया, आपके दिमाग में थोड़ा वो एक फ्रेम बन जाता है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो उसमें कंसाइज वे में आपका एक टेबल तैयार हो जाता है, उससे आपको हेल्प रहती है कैसे आपने प्रिपेयर करना है।
तो सेकंड आपके लिए बहुत अच्छा टिप है, फ्लो चार्ट टेबल बनाइए या डायग्राम बनाइए, इसके थ्रू आप अपनी स्टडी करिए। जैसे मैं एग्जांपल करूं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी में अगर आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का डायग्राम आना चाहिए। तो आप अपने स्टडी रूम जहाँ बनाया वहाँ एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव एक डायग्राम बना लीजिए प्लांट सेल का, वहाँ वॉल के साथ पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप जाओगे आपको वो नज़र आता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक टिप है, फ्लो चार्ट और डायग्राम बना के पढ़िए। तो ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे आप यूपीएससी की प्रेपरेशन करो, चाहे एसएससी की करो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव की, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डेट्स का रिमेंबर करना पड़ता है। चाहे आपको कोई अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट के बारे में आता है, क्या क्या उसके स्टेप हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे उसको अगर आप फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जो फ्लो चार्ट का एक आइडिया है बहुत अच्छा एक आइडिया है और आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाता है फॉर द डिस्कशन। तो उसके साथ आपको ट्रिक्स जो है वो मिल जाएंगे, ट्रिक्स रिमेंबर करने में आपको हेल्प हो जाएगी। जो वैल्यूएबल ट्रिक्स आएंगे, ऐसे आप जब स्टडी करोगे तो आपके दिमाग में ट्रिक आने शुरू हो जाएंगे, तो ट्रिक भी आप साथ में लिख सकते हो। तो जो सेकंड आपके लिए बहुत अच्छी सजेशन थी, डैट वाज स्टडी थ्रू फ्लो चार्ट, टेबल और डायग्राम। नेक्स्ट आपके लिए जो सजेशन है डैट इज रीडिंग बाय राइटिंग। रीडिंग बाय राइटिंग, जब आप रीडिंग करते हो साथ में आप राइटिंग भी करिए। तो आप एक अच्छी नोट कॉपी रखिए अपने साथ और पेन रखिए। जब आपको टॉपिक रीड करते हो तो साथ में इसको लिखिए। लिखने का क्या फ़ायदा होता है, उससे आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाता है। जब आप चीज़ लिख लेते हो तो उसका 10 और 20% तक जो आपके दिमाग में रह जाता है। तो उसमें क्या होगा, आप कंसाइज वे में जो मेन पॉइंट लिखते जाओगे तो आपके पास जब आपका वो कवर हो जाएगा, जब आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत अच्छे जो नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब आप लिखते हो साथ में कुछ कलर पेन का यूज़ करिए, कलर पेन पेंसिल का यूज़ करिए, उससे अंडरलाइन करते जाइए। बुक को अंडरलाइन नहीं करना क्योंकि बुक आपकी ख़राब हो जाएगी, काफ़ी कॉस्टली बुक्स होती हैं। तो जिस पे आप कॉपी के ऊपर लिख रहे हो उसमें नोट्स बनाइए। थोड़ा जो मैंने पहले आपको आइडिया बताया फ्लो चार्ट का, टेबल का, उसकी फॉर्म में बनाते जाइए, साथ में कलर्ड ऐड करते जाइए। जैसे आपके पास रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, ये 3 आपके पास पेन होने चाहिए, उससे उनको कलर कर दीजिए। तो आपके पास अच्छा एक डेकोरेटिव मटेरियल बन जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। आपकी आँखों को वो कलर अच्छे लगेंगे तो आपको एक इन्फ्लुएंस मिलेगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके लिए जो 3rd नंबर का टिप्स था दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। से आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके साथ प्रैक्टिस का भी कंसेप्ट साथ में जुड़ा है। तो लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। लिखने से क्या फ़ायदा होता है, जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें सब्जेक्टिव भी आता है, चाहे आपका वो एग्ज़ाम की बात करो, आपके एकेडमिक पेपर है, जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपके जो लिखने के एरर हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो फिनिश होनी शुरू हो जाती हैं। आपके राइटिंग के एरर ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी बनती जाती है। हैंड राइटिंग जो है वो एक बहुत अच्छा एक ट्रेडमार्क होता है अच्छे मार्क्स लेके आने का। तो हैंड राइटिंग जो है अगर आपका एग्जामिनर जब आपने पेपर दे दिया, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली खुशी होगी कि आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग की है। पेपर में आपको मैंने एक आइडिया और दे दिया, फ्लो चार्ट वाला फ्लो चार्ट बनाए हैं, आपने हैंड राइटिंग अच्छी की है, डायग्राम बनाए हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, इतना उसके पास टाइम नहीं होता, उसने हज़ारों पेपर चेक करने होते हैं, तो वो ईजिली आपको चेक करता जाता है पेपर, अच्छे आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो हैंड राइटिंग का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट जुड़ जाता है। जब आप रीडिंग के साथ साथ लिखते हो, रीडिंग और राइटिंग सेम एक कम्युनिकेशन बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल टिप था नंबर 3, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए टिप्स जो आपको बताना चाहता हूँ वो एक फाउंडेशन का काम करता है। फाउंडेशन जैसे आपने कोई घर बनाया है अपना, ठीक है, चाहे आप कोई चीज़ बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अगर आपने उसमें इंग्रेडिएंट ही अच्छे नहीं डाले तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। एक जो रूम है, जो आपका घर है, उसकी जो फाउंडेशन अगर अच्छी हो, अच्छा उसमें कंक्रीट डला हो, अच्छा उसमें जो सरिया डला हो, तो अच्छा आपका वो मकान बढ़ता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो यही है साथ में गुड स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट आपके लिए टिप नंबर 4 है गुड स्टडी मटेरियल। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है दैट शुड बी ऑफ ग्रेट क्वालिटी, ऑफ गुड क्वालिटी। ऐसा होता है कि आप नॉर्मली आपको
जब आप सफ़र करते हैं आपको बस स्टैंड के पास कई बुक स्टॉल होते हैं, 10, 15, 20 रुपये की आपको बुक मिल जाती है जीके की, तो कई उससे ही पढ़ते रहते हैं। डैट इज़ नथिंग। ऐसे ही बुक्स मत पढ़िए। स्टडी के ऊपर जितना आप पैसा लगाओगे उतना आपको नेक्स्ट फ्रूट मिलेगा। तो अच्छी जो अकेडमीज़ हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो एकेडमीज़ को फॉलो करिए, जो भी आपके सराउंडिंग में है उसका मटेरियल लीजिए। अगर बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उसको देखिए, आपके टीचर से कंसल्ट करिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया, उससे पूछिए सर कौन सी अच्छी बुक है, वो बुक ज़रूर बाय करिए। चाहे वो महंगी है, डोंट वरी, उसके लिए अपना पैसा ज़रूर खर्चिए। अगर आप उसका लेटेस्ट एडिशन नहीं ले सकते तो आप उसका ओल्ड एडिशन ले सकते हो, सेकंड हैंड ले सकते हो। तो जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, डैट इज़ द मेन थिंग। चाहे जितना मर्जी आपने रूम सजा लिया, चाहे आपने जैसे मर्जी डायग्राम की बात कर ली, चाहे आपने जैसे मर्जी लिखने की बात कर ली, लिखोगे क्या अगर आपके पास जो बुक है उसमें मटेरियल ही रद्दी है, जीरो मटेरियल है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस बुक के डायग्राम अच्छे नहीं है, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेकार की है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बुक्स अच्छी होनी चाहिए, डैट शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट बुक फॉलो करिए और उसको ख़रीदने की कोशिश करिए। तो अगर आप उनको ख़रीद नहीं सकते तो आपको नेट के ऊपर उसके PDF भी मिल जाते हैं, तो PDF ले लीजिए। अपने पास टैब होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, उसमें खोल के देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, NCERT जो है वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली इसमें NCERT आती है, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो। उसके कंसर्न की जो बुक है, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, चाहे हिस्ट्री की बात करूँ, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, चाहे साइंस की, चाहे मैथ की, अगर आपके पास +2 तक ये सारी बुक्स NCERT की अवेलेबल है, अगर आपने वो पढ़ी हैं तो आपको वो बहुत ही एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे मैं नीट की ही बात लूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तो नीट में 80% तक NCERT को फॉलो किया जाता है। NCERT में जो लिखा है डैट इज़ फुल एंड फाइनल। उसके जो डायग्राम हैं उनको फॉलो किया जाता है, वही डायग्राम आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे +2 का या +1 का आपका एग्ज़ाम लगा लो बायोलॉजी का, तो उसमें जो मटेरियल है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा NCERT से ही पूछे जाते हैं। तो इस बात को भी आपने पूरा दिमाग में रखना है। ये बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है, मोस्ट फंडामेंटल सजेशन है। दैट इज़ द टिप नंबर 4, गुड स्टडी मटेरियल। जो आपका स्टडी मटेरियल है डैट शुड बी ऑफ द क्वालिटी का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपने सुना होगा आज का जो दौर चल रहा है इसमें हार्ड वर्क जो है उससे ही बात नहीं बनती। वर्क हार्ड एंड स्मार्टली। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जुड़ जाता है। स्मार्ट वर्क के ऊपर बात करनी है। इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ? स्मार्ट वर्क का मीनिंग है अपना लेबर कम लगाना है, जैसे फिजिकल लेबर कम लगाना है, और आपने अपना मेंटल लेवल जो है उसका यूज़ करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि लेबर का बंदा होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो पूरा दिन अपना शरीर तोड़ता है, उसको शाम को 4 या 500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, वो भी मिलते हैं या नहीं मिलते। इससे अलावा अगर मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की IAS ऑफिसर की बात करूं, उसकी सैलरी अगर बात करूं तो अनकाउंटेबल है। तो कईयों की सैलरी पर डे 10,000 भी होती है, कईयों को 2,000 भी मिलता है। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने बैठना होता है, कुछ फाइल चेक करनी होती है। देखने पे तो ये सिंपल लगता है, बट इसके पीछे उसकी काफ़ी मेहनत होती है। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है, स्मार्ट वर्क करिए। आज का जो दौर है वो हार्ड वर्क का नहीं है। मैं इससे आपको क्या कोरिलेट करवाने की बात कर रहा हूँ, डैट इज़ आपने जो ओल्ड पेपर है उनको स्टडी करिए। जो ओल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर है उसको स्टडी करिए। ये आपके लिए नेक्स्ट टिप है, स्टडी ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हो, सपोज करो अगर आप UPSC में सेलेक्ट होना चाहते हो, नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, नीट की ही बात करूं, अगर आपके पास +2 है, मेडिकल आपने किया है, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको एक प्लान वर्क प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नोटिफिकेशन आया तभी से पढ़ना शुरू करो। प्रेपरेशन आपकी काफ़ी पहले चलती है। अगर मैं UPSC की बात करूं, SSC की या बैंकिंग की बात करूं, PO की पोस्टें निकलती हैं, क्लैरिकल डिपार्टमेंट में आती हैं, ग्रुप B C D की पोस्ट निकलती हैं, डिफरेंट पोस्ट जो मैं बात करूं, तो उसमें जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, उनमें क्या है, वो तब नहीं पढ़ते जब आप उसको नोटिफिकेशन आ गया। जब नोटिफिकेशन आता है उनको खुशी होती है, मैंने मेहनत की है, वो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। जब उनके पास गोल आ गया वो अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं, साथ में तैयारी शुरू कर देते हैं। कई 2-2 साल लगा देते हैं,
कई 4-4 साल लगा देते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, अपनी प्रेपरेशन करते रहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत सजेशन है, ओल्ड पेपर प्रिपेयर करिए और वर्क स्मार्ट करिए। स्मार्ट वर्क से ही आज काम चलता है। अगर मैं अपने प्रीवियस टाइम की बात करूं आपके साथ, 10 या 15 या 20 साल पीछे चले जाओ, वहाँ क्या होता था, पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी वैल्यू थी। जो पढ़ा लिखा होता था उसको पकड़ के जॉब दे देते थे, गवर्नमेंट जॉब। लोग गवर्नमेंट जॉब करते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, एग्रीकल्चर में बेनिफिट था, जो नॉर्मल उनमें काफ़ी बेनिफिट हो जाता, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आज रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। तो आज क्या है, पढ़े लिखे का टाइम नहीं है, आज सुपीरियर क्रीम जो है उसका ही टाइम है। अगर आप सिलेक्शन की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करें, CBSE में 99.2456-7 से ही मेरिट उठाते हैं। तो 99 की बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता है, जिसके 60% आ गए, जिसके 50% आ गए, वो भी सिलेक्ट हो जाता था। तो अगर आप देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो पोस्ट निकलती हैं वो होती हैं जहाँ तो 4 या 5, चाहे 100 पोस्ट निकल जाए, उसके कैंडिडेट कितने होते हैं, 10-10 लाख जो एप्लीकेशन आती है। तो 10 लाख में से उन्होंने फ़िल्टर लगा के 10, 15, 20 या 100 ऐसे सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो वो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, टफ़ से टफ़ पेपर सेलेक्ट करेंगे। वो देखेंगे कि कितनी जनरेशन क्या पढ़ती है, कितने लोग मेहनत करते हैं, किस लेवल की मेहनत करते हैं। तो टफ़ से पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पेपर को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओल्ड पेपर जब आप सोल्व कर लेते हो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आइडिया आ जाती है, अभी पहले कैसा पेपर आया था, पेपर का पैटर्न आपके दिमाग में आ जाता है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, आपका टाइम बॉन्डिंग कितनी है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर हो जाती हैं, फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो जो नेक्स्ट जो आपके लिए मैं सजेशन की बात कर रहा हूँ, डैट इज़ ओल्ड पेपर रिवीजन। जो ओल्ड पेपर है उसको जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है, डिस्कशन सेशन। डिस्कशन सेशन बनाइए। डिस्कशन सेशन बनाना आज कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। व्हाट्सएप आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, मैसेंजर आपके पास है, उसमें ग्रुप बन जाते हैं। अगर आप घर पे ही बैठे हो, कोई ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन आ गई है, जैसे कोरोना वायरस आ गया, स्कूल नहीं खुल रहे, कॉलेज नहीं खुल रहे, अकेडमीज़ बंद हैं, तो घर में व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है। उसमें फालतू की ऐसे चैट करने से क्या फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा है। उस नेट को पॉजिटिव यूज़ करिए। यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर फॉलो करिए, अच्छे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, वहाँ आपको अच्छे से अच्छे यूट्यूबर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, आपको बेटर हेल्प मिल जाएगी। तो एक स्टडी के लिए ज़रूरी नहीं है आप अकेले पढ़ते जाओ, आपके पास मटेरियल भी अच्छा हो, आपने नोट्स भी बना लिए, आपने ओल्ड पेपर भी रिवीजन कर ली, तो बट उसमें जो एक पॉलिश करने की बात है, जो आपकी मेमोरी, जो मेमोराइजिंग पावर को बढ़ाने की बात है, वो कैसे होगी, डिस्कशन सेशन से। डिस्कशन का ग्रुप बनाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो वो कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके 10th के, +2 के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ ग्रुप बनाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, उनके साथ बैठिए। जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगते हैं ग्रुप में डालिए, या आप स्कूल में या कहीं भी अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो उनके साथ बैठिए। फालतू की ऐसे चुगलीबाजी मत करिए, कॉपी बुक अपने साथ में रखिए, उनके साथ डिस्कशन करिए। तो वो ग्रुप बनाइए। ग्रुप उन लोगों के साथ बनाइए जो रियली ही डेडिकेटेड है। फालतू के लोगों के साथ ग्रुप मत बनाइए। फ्रेंड्स सभी अच्छे होते हैं, जो फ्रेंड्स ओरिएंटेड हैं फॉर योर गोल, जिनका गोल आपके गोल से मैच होता है, उनसे ही आप अपना ग्रुप बनाइए। देखिए कौन अच्छा डेडिकेटेड वे में पढ़ सकता है, उसके साथ फ्रेंडशिप करिए, तो अपना उससे भी फ़ायदा लीजिए, उसको भी फ़ायदा दीजिए। जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो अपने से लेस नॉलेजेबल जो पर्सन है उसको चूज़ करिए। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको पढ़ाते जाइए। उसको कहना है मैंने ये पढ़ा है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसको पढ़ाते जाइए, आपको वो रिवीजन हो जाएगा, उसको वो याद हो जाएगा, अपना भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। तो जो डिस्कशन ग्रुप है डैट इज़ वेरी मेन थिंग। तो जो आपके लिए जो टिप मैंने बताई है, मेक ए डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक काम जो करने में क्या होता है, बंदा फेड अप हो जाता है, डेली ही एक्टिविटी करनी। स्टडी जो है 24 आवर नहीं हो सकती, उसके लिए आपको खाने के लिए भी टाइम चाहिए, नहाने के लिए भी टाइम चाहिए, स्कूल भी जाना है आपने रेस्ट भी करनी है।
सारा जो टाइम है उसको मैनेज करिए, टाइम टेबल बनाइए और एक ब्रेक लीजिए। टेक ए रेगुलर ब्रेक, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी स्टडी से रेगुलर ब्रेक रखिए। सपोज़ करिए आपका 7 डेज़ का प्लान बन गया, 7 डेज़ में आप एक डे डिसाइड कर लीजिए। जैसे संडे सबका फेवरेट डे होता है, संडे में लोग जो है फ्री होते हैं, सभी को छुट्टी होती है, स्टूडेंट्स को तो छुट्टी होती है, ठीक है। संडे अपना रख लीजिए। संडे को आप क्या करिए, स्टडी मत कीजिए। एक सजेशन है, संडे वाले दिन आप एक ग्रुप बनाइए, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आउटिंग पे जाइए। स्टडी से अपना जो दिमाग है उसको हटा लीजिए। उसको हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन में जब एक बात बार बार करते जाओगे, आपका जो मेंटल पावर है वो वीक हो जाएगी। आपको फेड अप हो जाओगे। आपका जो बार बार सोचने से आपको वो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, फेड अप हो जाओगे। जैसे डेली आप खाना एक ही खाते जाओ तो आप कुछ नई चीज़ ढूंढते हो। तो स्टडी की है, अच्छी बात है, स्टडी कर रहे हो, अपने दिमाग को अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करिए। बट आपका जो प्राइम गोल जो आपकी स्टडी है उसको मत भूलिए। जब आप रेगुलर ब्रेक की बात कर रहा हूँ, संडे को आप फिजिकली एक्टिविटी को करिए, एक्सरसाइज करिए, खेलिए, गेम प्लान करिए, शॉपिंग के लिए जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग बार कुछ खाना खा के आइए, मूवी देख लीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। आपके ब्रेन में जो नेगेटिविटी आ रही है, आपका ब्रेन थका हुआ है स्टडी से, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, उसको पॉजिटिव करिए। तो रेगुलर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। टेक ए रेगुलर ब्रेक। स्टडी ही नहीं करते जाना, किताबी कीड़े, बुक वॉर्म नहीं बनना। आसपास की भी ज़रूरत है, न्यूज़ की भी बहुत ज़रूरत है। करंट अफेयर काफ़ी आते हैं पेपर में, ये आपको याद करवा दूँ। करंट अफेयर आपकी बुक से नहीं बताए जाते, करंट अफेयर आपको न्यूज़ सुनने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से आएंगे, मैगज़ीन पढ़ने से आएंगे। वो भी साथ में लगवाइए। ये टिप आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, साथ में मैंने ऐड कर दी है। रेगुलर ब्रेक में ये चीज़ें भी काम आती हैं, तो उनके ऊपर फोकस करिए। मूवीज़ कौन सी देखनी है, मूवी वो देखिए जो आपको एंटरटेन तो करे, आपको एजुकेशन के लिए भी प्रेरित करे। मोटिवेशनल टाइप मूवी देखिए, साइंस फिक्शन की मूवी देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो सक्सेसफुल पर्सन है, हमारे जो आइकन है, उनके ऊपर जो बायोग्राफी बनी है उनको देखिए। कुछ बुक्स अदर देन योर कम्पिटिटिव एग्जाम या अकेडमी की बुक के अलावा उनको भी पढ़िए, किसी की बायोग्राफी पढ़िए। तो जो रेगुलर ब्रेक है इसको भी आपने यूटिलाइज करना है इन योर स्टडी इन अल्टरनेटिव वे। स्टडी नहीं करनी बट स्टडी करनी है। जो आपकी नॉर्मल स्टडी कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए। चाहे आप सपोज करिए बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो, काफ़ी 4-5 टायर होते हैं उसकी सिलेक्शन के, काफ़ी बंदा थक जाता है उसकी लॉजिकल रीजनिंग करके, करंट अफेयर पढ़ के। तो संडे को आपने उसको छोड़ देना है, वो बुक्स छोड़ देनी है। उसके अलावा आपने अदर एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपका दिमाग है उस बुक से थोड़ी देर के लिए निकल जाए। तो जब आपका दिमाग रेस्ट में जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग द्वारा बूस्ट अप हो जाता है, आप प्रेरित होते हैं दोबारा स्टडी करने के लिए। तो रेगुलर ब्रेक आपके लिए एक ना एक वे में, इनडायरेक्ट वे में आपके लिए एक न्यू मोटिव क्रिएट करता है, ठीक है ना। न्यू मोटिव, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप रेगुलर पढ़ रहे हो 7-8 घंटे, संडे को आपने पूरा दिन नहीं पढ़ा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगा, मैंने आज पढ़ा नहीं है, कल से मैं ये करूँगा, ये प्लानिंग करूँगा। तो आपका जो रेगुलर ब्रेक है उसमें आप प्लानिंग करिए, मैंने अपने नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इसको कैसे फ्रूटफुल बनाना है, मैंने कितना प्रिपेयर कर लिया, मेरा कितना रहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अपने ब्रेक के सेशन में कर सकते हो। आपकी जो डाइट है, आपका जो फूड है, दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। आपका जो फूड है आपका ब्रेन बूस्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका पेट खराब हो, आपके ब्रेन को वो नॉरिश ना करने वाला हो। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, पिज़्ज़ा बर्गर खाने से स्ट्रेस इंक्रीज़ होगी, आपका पेट खराब होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या फ़ायदा होगा। उन चीज़ों को छोड़िए, जो न्यूट्रिशियस फूड है, जूस पीजिए, फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड खाइए, नॉन वेज में फ़िश खाइए, फ़िश ऑयल के कैप्सूल खाइए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में जो फैटी एसिड्स हैं वो उसकी जो रिक्वायर्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी। आपकी जो बॉडी है अच्छे से बिल्डअप होगी, आपका ब्रेन नॉरिश होगा। क्योंकि अगर आपका शरीर अच्छा होगा, आपका ब्रेन नॉरिश्ड होगा तो आपको मेमोराइज़ करने में हेल्प होगी। ऐसा नहीं आप खा कुछ नहीं रहे हो, पढ़ ही रहे हो। क्योंकि मेंटल वर्क करने से आपकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है, फिजिकल वर्क से डबल एनर्जी कंज्यूम होती है। सो आपने खाना भी अच्छा खाना है, जो आपका डाइट है दैट शुड बी ऑफ गुड डाइट, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ब्रेन बूस्टिंग फूड होना चाहिए। रिमेंबर योर एग्ज़ाम डे, ये बहुत अच्छी सजेशन है। आपका जब भी पेपर है, जब टेंटेटिव डेट आ जाती है, इस तारीख को आपका पेपर है,
उसको अपनी वॉल के साथ चिपका के रखिए। जहाँ पढ़ते हो अपनी बुक के एक एक पेज पे लिख दीजिए मेरा इस दिन ये पेपर है। कैलेंडर रखिए साथ में। अगर आपके पास एक मंथ है प्रेपरेशन का तो डे 1 से, अगर आपका 26 को एग्ज़ाम है 26 के ऊपर लिख दीजिए एग्ज़ाम का नाम। उसके बाद डे बाय डे उसको क्रॉस करते जाइए। तो एग्ज़ाम डे आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके लिए आपने प्लान करना है भी इस दिन मेरा जो एग्ज़ाम है, मैंने बाकी सारे काम निपटा लेने हैं, मैंने कोई काम उस दिन नहीं रखना। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फैमिली में आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो सारे काम हटा दीजिए, बाकी काम जो है एग्ज़ाम डे के बाद होने चाहिए। तो एग्ज़ाम डे आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में वो टारगेट हमेशा घूमना चाहिए कि इस तरीके को मेरा एग्ज़ाम है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपकी जो हेल्थ है ये एक प्राइम सोर्स है। आपने सुना होगा गुड माइंड रिसाइड इन ए गुड बॉडी। आपका अगर बॉडी अच्छी है, आपका शरीर फिट है, मेडिकली फिजिकली फिट है, आपका जो बॉडी फिट है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर आप बीमार हो, आपको कहीं पेन हो रही है, आपको चोट लगी, आपको बुखार है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो डाउन होगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अपना रेगुलर चेकअप करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाते जाइए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। कोरोना वायरस है, टाइफाइड बुखार है, पीलिया हो जाता है, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका पता नहीं चलता। तो रेगुलर चेकअप करवाते जाइए। आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा, अगर कम है तो उसके लिए रेगुलर डाइट्स लीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो हेल्थ आपका लास्ट में तो मैंने रख दिया नंबर 10 के ऊपर, बट ये बॉटम से अप पे आता है, टॉप के ऊपर आता है। सबसे पहले आपका जो गोल है डैट शुड बी योर हेल्थ। हेल्थ फंडामेंटल है, मोस्ट प्राइम सोर्स आपकी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी सिलेक्शन होगी। इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है, तभी आप पढ़ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ मेरी जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं आपने ध्यान से सुनी होगी, आपने नोट की होंगी, और अगर आप इनको यूज़ करोगे, यूटिलाइज़ करोगे, श्योरली यू विल बी सिलेक्टेड इन योर एग्ज़ाम। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, श्योरली यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।